चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए और आज हमें एक्सरसाइज 1.4 शुरू करनी है। लेकिन 1.4 शुरू करें ना, तो उससे पहले एक नया टॉपिक जो है वो आज हम लोग समझेंगे। जो टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये मतलब क्या? कहते हैं कि जब कोई प्रोबेबिलिटी में, जब कोई दो इवेंट में पर्टिकुलर कंडीशन हो, जब कोई दो इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती है। सिंपल सा जो है वो ये एग्जांपल हम लोग वो देते हैं ना, कि अगर बारिश गिरेगी तो पानी भरेगा। अगर, इफ, अगर बारिश गिरेगी तो पानी भरेगा, मतलब पानी भरना जो इवेंट है ना, वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। यहाँ दो इवेंट है, बारिश गिरना और पानी भरना, दो इवेंट है। लेकिन पानी भरने का जो इवेंट है वो बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश गिरेगी तो पानी भरेगा। तो ऐसी जब प्रोबेबिलिटी आती हो, जब जिसमें दो इवेंट में से कोई एक इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है ना, तो उनमें बेसिक फार्मूला, एक ही फार्मूला उनमें बनती है कि चलो अगर कभी ऐसी कंडीशन दी गई हो कि इवेंट ए हैपन अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, कि अगर इवेंट ए होता हो अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, तो उसे फिर लिखा जाता है पी ए कंडीशन बी। ये स्लैश किया जाता है, मतलब कंडीशन वाइज पी ए कंडीशन बी। और जिसकी फॉर्मूला बनती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये इनकी फॉर्मूला। या अगर कभी ऐसा दिया हुआ हो कि इवेंट बी हैपन्स under the condition of event A, event B happen under the condition of event A, तो फिर लिखा जाता है उसमें B कंडीशन A, B कंडीशन A लिखा जाता है। और जिसकी फॉर्मूला आती है पी ए इंटरसेक्शन B अपॉन पी ए। बरोबर, आपको हमेशा हर सम में दो इवेंट दिए गए होंगे, इसमें दो ही होंगे, दो से ज्यादा इवेंट नहीं, दो इवेंट आपको दिए गए होंगे। उन दो इवेंट में से जो है कौन सा इवेंट हो रहा है और कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको खाली ये चेक करना है कि ए कंडीशन बी होगी या बी कंडीशन ए। जब भी दो इवेंट होते हैं हम लोग ए और बी उसे सपोज करते हैं ना, तो खाली फाइनल कंडीशन ढूंढने के लिए आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए ए कंडीशन बी करना है या बी कंडीशन ए। हमेशा जब दो सेंटेंस होते हैं ना आपके टेक्स्ट बुक में, बेसिकली उसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, बेसिकली इफ और देन वाले सेंटेंस दिए गए होते हैं। बराबर, कि इफ रेन फॉल्स देन फ्लड में कम, कि अगर बारिश होगी तो शायद बाढ़ आ सकती है। तो अगर बारिश होगी, इफ वो कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है, वो होता है कंडीशन सेंटेंस, कि जिसमें कोई कंडीशन दी गई हो। और देन, वो देन वाला होता है उस कंडीशन के बाद का रिजल्ट, रिजल्ट वाला सेंटेंस होता है। हमेशा दो इवेंट में एक कंडीशन होगा और एक रिजल्ट होगा। अगर बारिश गिरेगी तो बाढ़ आएगी, तो बारिश गिरना वो क्या कहलाता है? कंडीशन। उससे ऊपर से अगर बाढ़ आए तो वो क्या कहलाया? उसका रिजल्ट। और जब ये आंसर लिखा जाता है ना, तो उन आंसर में हमेशा रिजल्ट पहले लिखा जाता है। जब ये आंसर लिखा जाता है तो उसमें हमेशा रिजल्ट पहले लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। बरोबर, मतलब समझो जो देन वाला सेंटेंस है, रिजल्ट है, वो अगर आपने रिजल्ट को इवेंट ए माना है तो हम लोग लिखेंगे ए कंडीशन बी। अगर रिजल्ट को आपने इवेंट बी माना है तो लिखेंगे बी कंडीशन ए। बरोबर, ये दोनों तरह से आप कह सकते हो। जैसे इवेंट ए हैपन अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, तो इवेंट ए हैपन, इवेंट ए वो रिजल्ट है, बरोबर ना, वो रिजल्ट है। अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी वो कंडीशन है, तो जो रिजल्ट हो वो पहले लिखा जाता है, ए कंडीशन बी। यहां पर बी रिजल्ट है, इवेंट बी हैपन अंडर द कंडीशन ऑफ इवेंट ए, बी रिजल्ट है और ए उसकी कंडीशन है, तो उसे लिखा जाता है बी कंडीशन ए। बरोबर,
जब इफ और देन वाले सेंटेंस आप किसी को भी ए और बी सपोज कर सकते हो, जो भी सम आएंगे ना उसमें इफ वाले सेंटेंस को इवेंट ए मानना है, देन वाले सेंटेंस को इवेंट बी मानना है, और दोनों के बाद फिर ये कंडीशन फाइंड करनी है कि क्या कंडीशन है, ए कंडीशन बी लेना है या बी कंडीशन ए लेना है। समझ आ रही है बात? बराबर। ये चलो बेसिक रूल्स याद रखो, एक सम करते हैं तो थोड़ा माइंड में क्लियर होगा इसमें। जैसे देखो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करोगे ना तो माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई करना क्या है हमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, if the first child is girl then find the probability that both the children in the family are girls। यहाँ दिया हुआ है कि 2 चिल्ड्रन हैं एक फैमिली में, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, अगर पहला चाइल्ड गर्ल है तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि दोनों चाइल्ड गर्ल होने चाहिए, बरोबर। इफ और देन ये सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इसमें जैसे सेंटेंस है ना इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, तो ये इफ वाला जो सेंटेंस है उसे मान लो इवेंट ए, जो कंडीशन दी गई है। देन करके जो सेंटेंस दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन इन फैमिली आर गर्ल, बोथ आर गर्ल्स, उसे इवेंट बी मान लो आप लोग, और उसके बाद फिर कंडीशन फाइंड करो, बरोबर ना। देखो अब इन्हें हम लोग सम करें तो देखो कोई भी भले इसका भी सम हो या आगे के पूरे चैप्टर में भी हमने सम किया है भाई, इवेंट ए और बी मानेंगे इफ और देन को, लेकिन उससे पहले सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स वो तो पहले लिखने ही होंगे ना, एन की वैल्यू वो तो पहले ढूंढनी होगी ना, फिर हमें कोई भी इवेंट में एम अपॉन एन ऐसी वैल्यूज मिल सकती है ना, बरोबर ना। सबसे पहले वो वैल्यूज तो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी। यहां पर अगर हम लोग जो है वो टोटल आउटकम्स अगर फाइंड करें तो टोटल आउटकम्स कुछ ऐसे आएंगे कि दिया हुआ है एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, दिया हुआ है ना देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो उसके टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं, ये पहले भी एक बार आया था कि अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं वो दोनों बॉयज हो, है ना, बी बी दोनों बॉयज हो, पॉसिबिलिटीज है वो दोनों गर्ल्स हो, या ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट बॉय हो और सेकंड गर्ल, या ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट गर्ल हो और सेकंड बॉय। ये 4 कंडीशन आ सकती है ना टोटल आउटकम्स में, ये 4 हो सकते हैं ना, उसमें आया था ना ये भी पहले भी एक बार कि अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं तो या तो दोनों बॉयज या दोनों गर्ल्स, या एक बॉय और गर्ल या एक गर्ल और बॉय। मतलब टोटल आउटकम्स अगर हम लोग कहें ना n कहें तो n इक्वल टू 4 रहेगा, बराबर। अब इनके बाद इवेंट ए और बी हम लोग गिनेंगे। इवेंट ए तो जैसे मैंने बताया बेसिक ऐसे याद रखो, जो इफ वाला सेंटेंस है उसे इवेंट ए मान लो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल, तो इफ में इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल तो इवेंट ए मानेंगे हम लोग फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, इवेंट ए ये माने फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो ये जो टोटल आउटकम्स हैं उसमें कितनी कंडीशन है जिसमें फर्स्ट चाइल्ड गर्ल आती हो, तो ऐसी 2 कंडीशन है। देखो इनमें भी फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, इनमें भी फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, ये 2 कंडीशन आ रही है ना, तो द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल ऐसी ये 2 कंडीशन है, या तो गर्ल गर्ल या तो गर्ल एंड बॉय, ये 2 कंडीशन मिल रही है ना। मतलब अगर पॉसिबल आउटकम m इक्वल टू कहें तो m इक्वल टू 2 हुआ, m इक्वल टू 2 तो उसके साथ पी ए उसकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेते हैं, m अपॉन n, m पे 2 अपॉन n पे 4, 2 अपॉन 4 आंसर 1 अपॉन 2, बराबर। ये इवेंट ए मिल गया। उसके साथ अब इवेंट बी पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। इवेंट बी हम लोग मानेंगे जो देन वाला सेंटेंस है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी तो कंडीशन ढूंढेंगे पर पहले उसे इवेंट बी करके अलग से ढूंढना पड़ेगा। दिया हो ना प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन इन फैमिली आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ये हमें ढूंढना है, दोनों गर्ल्स हो ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवेंट बी में लिखा जाएगा बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो ये जो 4 कंडीशन है उन चारों में बोथ आर गर्ल्स ऐसी कितनी कंडीशन है, तो ऐसी ये एक ही है ना, ऐसे आउटकम ये एक ही बनेंगे सिर्फ गर्ल गर्ल, बराबर। इसका मतलब m वो m इक्वल टू कितना मिलेगा 1, m की वैल्यू 1 और m मिल जाए तो उसके ऊपर से इसकी प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेते हैं p b,
पी बी इक्वल टू एम अपॉन एन, एम अपॉन एन मतलब एम पे 1 और एन पे 4, 1/4 ये मिल गया ना, बराबर ना। इफ ये इफ और देन वाले इवेंट ए और बी मिल जाए अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी हो तो एक चीज बिना कहे इन सब में ढूंढना है, कंडीशनल में बिना कहे ढूंढनी है, वो ढूंढनी है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब यूज करते हैं तो फॉर्मूला में आता है ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो हमें ढूंढना ही होगा ना। ए इंटरसेक्शन मतलब हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं ना। ये जो इवेंट ए और बी ढूंढा, इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमें लिखना है। इन दोनों में अगर कॉमन देखो तो कॉमन ये आ रहा है ना, गर्ल गर्ल, ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये कॉमन बिना कहे हमें यहाँ पर ढूंढना है, बराबर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम लोग वर्ड यूज करते थे, पता है पहली एक्सरसाइज में हमने वर्ड्स लिखवाए थे। इंटरसेक्शन हो तो उसके लिए वर्ड आता है बोथ, बोथ आर गर्ल्स। यहाँ अगर देखो तो इवेंट बी और इंटरसेक्शन इसमें तो सेम ही आएगा, इसमें हर एक में नहीं आएगा बोथ आर गर्ल्स, क्योंकि जी जी आ रहा है ना दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर भी दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों गर्ल्स। इसमें भी m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी में m अपॉन n 1/4, ये इंटरसेक्शन। अब फाइनल जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो सेंटेंस हम लोग लिखें कि प्रोबेबिलिटी दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट if first child is girl then both children are girls, ये मेन है ना। इफ फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल देन बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, ये मेन प्रोबेबिलिटी इफ और देन वाला हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम लोगों को पहले ये ढूंढना होता है, और ये जब फाइंड करो ना तो खाली एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि इन दोनों में से क्या लिखें, ए कंडीशन बी लिखें या बी कंडीशन ए लिखें, बराबर। यही समझाने के लिए जो है वो ये पूरा सम हम लोग काउंट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में खाली इसी में ही ध्यान रखना है आखिरी में लिखें क्या, ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए, होंगे तो दो इवेंट उसमें। तो इसमें हमेशा ध्यान रखो, जैसे पता है ना कंडीशन और रिजल्ट होता है, हमेशा रिजल्ट पहले लिखा करो, या तो सिंपल कहो तो जो देन वाला सेंटेंस है ना, वो देन वाले सेंटेंस को पहले लिखो। जैसे इसमें देन वाला सेंटेंस क्या है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, वो रिजल्ट कहलाता है देन वाला सेंटेंस। बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, तो बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल उसे आपने क्या माना, इवेंट ए माना कि बी माना, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल उसे ए के बी माना है, बी माना है ना। अगर बी माना है मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखनी है बी कंडीशन ए। समझ आ रही है बात, बस इसी पॉइंट पे ध्यान देना है। बाकी ये तीन चीजें तो हर सम में फाइंड करनी है, इवेंट ए मानो, इवेंट बी मानो, और उसमें से कॉमन इंटरसेक्शन, ये तो सब में ढूंढना है। रूल खाली यहाँ यूज करना है आपको कि देन वाले सेंटेंस को पहले लिखो, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, तो बोथ आर गर्ल्स उसे इवेंट बी माना है तो बी पहले लिखो, बी कंडीशन ए। अगर देन वाले सेंटेंस को आपने ए माना होता, कोई भी मान सकते थे, अगर देन वाले सेंटेंस को ए माना होता है तो लिखो ए कंडीशन बी, बराबर। ये खाली ध्यान से लिखना। तो अगर बी कंडीशन ए है तो फॉर्मूला आती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, यहाँ पे जो बाद में हो वो नीचे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और इनकी वैल्यू यहाँ से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/4, नीचे पी ए, तो पी ए की वैल्यू हमें मिली 1/2, ये आंसर। इसको आप दो तरह से कर सकते हो, या तो दोनों को पॉइंट में करके डिवाइड कर दो, बराबर ना, या तो दोनों को पॉइंट में करो और डिवाइड करो तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर फ्रैक्शन हो तो हमें ध्यान है कि ये बीच में डिवाइड की साइन है ना, डिवाइड कहता है ना, तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बेसिक मैथ्स का रूल है। मतलब ऐसे कहते हैं कि ये पहला 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो डिवाइड है उसको कर दे मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल 2/1, 1/2 नहीं 2/1, ये रेसिप्रोकल करके, बराबर ना। पहला 1/4, नीचे डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये 2/1, फिर कट करेंगे, फिर इसे जो है वो कट किया जाएगा कि यहाँ कट होगा 2 2 सा, ऊपर कुछ भी नहीं बचा 1 और नीचे आया 2, आंसर 1/2।
बरोबर ना, ये आंसर मिला ना। समझ आ रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ये रूल अच्छी तरह से लिख लो, इफ और देन माइंड में रख लो कि एक कंडीशन और एक रिजल्ट, कभी इफ और देन न भी दिया हुआ हो तो ये ध्यान में रखो, कंडीशन एंड रिजल्ट। कंडीशन और रिजल्ट में एक को इवेंट ए मानो, एक को इवेंट बी मानो, इंटरसेक्शन ढूंढो कंपलसरी, और यहां प्रोबेबिलिटी फाइंड करते वक्त जो रिजल्ट हो उसे पहले लिखो। अगर रिजल्ट बी है तो बी कंडीशन ए लिखो, रिजल्ट ए है तो ए कंडीशन बी लिखो। बरोबर, ये ध्यान रखना। इसे अच्छी तरह से लिखो, फर्स्ट सम, ये रूल्स भी लिख लो, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है तो वो सेकंड क्वेश्चन समझे इसके हिसाब से ही। बरोबर ना। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सेकंड क्वेश्चन में है कि टू सिक्स्ड फेस बैलेंस डाइस आर थ्रोन सिमुलेसली, if the sum of number on both the dice is more than 7, then find the probability that both the dice show same number। बरोबर, यहां पर भी देखो इफ और देन वाली कंडीशन है ना, इफ और देन क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी जब दिया हुआ इफ और देन मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें यूज करनी है। तो इनमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो अगर हम लोग टोटल आउटकम्स इनमें लिखे ना, हर सम में पहले टोटल आउटकम्स कहे जाते हैं, तो इनमें दिया हुआ है टू सिक्स्ड फेस बैलेंस डाइस आर थ्रोन सिमुलेसली, दो डाइस चलाए गए हैं। और अगर दो डाइस चलाए गए हो तो हमने पूरे चैप्टर में देखा है, कोई भी क्वेश्चन में जब दिया हुआ दो डाइस चलाए गए हैं तो टोटल आउटकम्स क्या लिखे जाते हैं, ये 36 आउटकम्स लिखे जाते हैं। सही बात है ना, टोटल आउटकम्स करके ये 36 लिखते हैं ना। 36 मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया, n इक्वल टू 36 है, फिर यहाँ मैं सम करूंगा। आप लोग ये टोटल आउटकम इसी के साथ ही लिखना है कि पहले, सबसे पहले टोटल आउटकम्स हमारे होने चाहिए, ये लिखोगे तो इनके बेस पर ही सम होगा। ऐसे नहीं इतने सारे 36 लिखने और आप छोड़ दो, नहीं, लिखने हैं, जरूरी है। ये 36 आउटकम्स लिखेंगे हम लोग, अब उनके ऊपर से बनाएंगे। पहले दो इवेंट ढूंढ लेते हैं, दो इवेंट, इफ और देन वाले सेंटेंस को इवेंट ए और बी सपोज कर लो। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द नंबर ऑन बोथ द डाइस इज मोर देन 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस शो सेम नंबर। तो यहाँ जो दो इवेंट में पहला इवेंट बनेगा ना, इफ वाला सेंटेंस, द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज मोर देन 7, जिनका टोटल 7 से ज्यादा हो ऐसे नंबर हमें लिखने हैं। मतलब अगर हम लोग इवेंट ए माने ना यहाँ पर, तो इवेंट ए आएगा सम ऑफ डिजिट्स इज मोर देन 7, 7 से ज्यादा हो ऐसे सब नंबर लिखने हैं जिनका टोटल, जैसे देखो 1 + 1 2 होता है, बरोबर ना, 1 + 1 2 होता है, ये 2 नहीं, ऐसे नंबर लेने हैं जिसका टोटल 7 से ज्यादा, 7 नहीं लिखना है, उससे ज्यादा 8 9 10 11 12 ऐसे टोटल आते हैं, वो सब लिखने हैं ना। तो 1 की लाइन में तो कोई भी नहीं होगा, बड़े से बड़ा भी 1 + 6 7 है, नहीं, 7 से ज्यादा चाहिए। 1 की लाइन में कोई नहीं, 2 की लाइन में देखो तो 2 और 6 आएगा, होगा ना, 2 और 6 8। 3 में देखो ना तो 3 5 और 3 6 होंगे, 3 और 5 8, 3 और 6 9। 4 की लाइन में देखो तो 4 4 आएगा, 4 4 4 5 एंड 4 6। 5 की लाइन में देखो तो 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये सब 7 से ज्यादा है। 6 की लाइन में अगर देखो तो 6 2 3 4 5 एंड 6, ये हुए ना, सभी लाइन में हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे टोटल कितने नंबर मिले, 5 एंड 3 15 नंबर्स हमें मिले, 15 मिले ना। मतलब यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा 15, जिनका टोटल 7 से ज्यादा है, ऐसे 15 नंबर, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करें तो वो आ जाएगा ना PAM/n, मतलब 15/36। 15/36 दोनों 3 3 से अगर कट करो तो 3 5 और 3 12, 5/12। बरोबर, ये इवेंट ए मान लिया जो इफ वाला सेंटेंस था। अब इवेंट बी माने हम लोग, इवेंट बी, तो इवेंट बी जो है वो हमें किसे कहना है, जो देन वाला सेंटेंस है उसे कहो। जैसे इसमें दिया हुआ है देन में, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसे हटा दो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वो तो आखिरी में कंडीशनल ढूंढेंगे। दिया हुआ है बोथ द डाइस शो सेम नंबर, दोनों डाइस में सेम नंबर आते हो ऐसे डिजिट हमें लिखने हैं। मतलब इवेंट बी में हम लोग लिखेंगे बोथ डाइस शोज सेम नंबर, दोनों में सेम नंबर आते हो ऐसे,
तो दोनों में सेम नंबर आते हो, ऐसे इसमें से 36 में से कितने आउटकम्स हैं? 6 होंगे ना, दोनों में सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये दोनों में सेम आते हो वैसे। तो दोनों में सेम कितने आ रहे हैं? ये 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आउटकम्स मिलेंगे ना, मतलब इसमें m इक्वल टू मिलेगा 6, m इक्वल टू 6 मतलब पी बी, उसकी प्रोबेबिलिटी m अपॉन n 6 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 मतलब कट होगा 1 अपॉन 6, बराबर ना, 6 अपॉन 36, तो ये आंसर आ जाएगा ना 1 अपॉन 6। समझ आ रही है बात? बराबर, ये इवेंट ए और बी मिल गया ना। अब बिना कहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो उससे पहले बिना कहे हमें इसमें से इंटरसेक्शन ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन बी, वो तो कंपलसरी ढूंढना होगा ना हमें, बराबर ना। मतलब हमें इसमें से फाइंड कर देना है पी ए इंटरसेक्शन बी, या तो कहो इवेंट, पहले इवेंट कहे ना उसमें, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? दोनों में से जो कॉमन आता हो वैसा, बराबर, दोनों में से कॉमन आता हो वैसा। तो इसमें लिखेंगे कि इवेंट में बोथ, पता है इंटरसेक्शन के लिए बोथ वर्ड यूज करते हैं ना, ये मैंने बताया, पहले भी लिखवाया था हमने। बोथ सम ऑफ डिजिट इज मोर देन 7 एंड डाइस शोज, एंड बोथ डाइस शोज सेम नंबर। ये सेंटेंस लिखने जरूरी है बेटा, ध्यान देना। इसका मतलब ये हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसमें दोनों का टोटल 7 से ज्यादा भी हो और दोनों सेम नंबर भी आते हो वैसे। तो इन दोनों में से अगर कॉमन निकाले ना तो कॉमन ये आते हैं, 4 4 कॉमन आता है, ये है 4 4, 5 5 कॉमन है और 6 6 कॉमन है, ये 3 कॉमन हो रहे हैं ना। इंटरसेक्शन में अगर कॉमन आप लोग लिखो तो 4 4 5 5 एंड 6 6, ये 3 कॉमन, मतलब इसमें m इक्वल टू लिखा जाएगा 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी में m अपॉन n 3 अपॉन 36, 3 अपॉन 36, 3 3 से कट करें तो 1 अपॉन 12, बराबर, ये आ जाएगा ना ए इंटरसेक्शन बी। और ये ए इंटरसेक्शन बी के बाद अब हम लोग फाइनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, जिसके लिए सेंटेंस लिखना जरूरी है, जो क्वेश्चन में हो वही लिखा करो। प्रोबेबिलिटी दैट if sum of digits on both dice is more than 7, then both dice shows same number. Sum of digit on both dice is more than 7, then both dice shows same number. जो क्वेश्चन में है वही हमने सेंटेंस लिखा, और खाली यहाँ पर अब ये ध्यान देना है कि हमें लिखें क्या, बी कंडीशन ए माने कि ए कंडीशन बी माने, वो हमें ध्यान देना है। तो उसमें देन वाले सेंटेंस को आप लोग सपोज किया करो, देन के बाद क्या दिया हुआ है, बोथ द डाइस शो सेम नंबर, तो बोथ द डाइस सेम नंबर उसे क्या माना, ए या बी, बी माना ना उसे, बी माना है तो मतलब कंडीशन लिखी जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, क्या कंडीशन होगी, बी कंडीशन ए, वो वैल्यू रखनी होगी। तो बी कंडीशन ए में आ जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, बराबर ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको मिली 1 अपॉन 12 अपॉन पी ए, तो पी ए की वैल्यू है 5 अपॉन 12। क्या करते हैं इनमें, नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, ऊपर सेम ही लिखें 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 अपॉन 5, 5 अपॉन 12 का 12 अपॉन 5, बराबर, जिनमें से ये 12 12 कट और 12 12 कट, तो आंसर आ जाएगा उसमें 1 अपॉन 5। ये फाइनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिली हमें, बराबर। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है ना, दो सम हुए तो, कि किस तरह से हमें दो इवेंट फाइंड करने हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फिर कंडीशनल ढूंढना है हमें, बराबर, क्लियर रखना है इसे। अब ये भी सम लिखो, तो उसी तरह से अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। अब वो जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास,
उसमें सीधी वैल्यू दी गई है और डायरेक्ट वैल्यू ही हमें पुट करनी है, ये 3 इवेंट ढूंढना नहीं है, शॉर्ट सम की तरह उसमें दिया हुआ है, समझना आप उसमें ध्यान से। अब देखो जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें है कि अमॉन्ग द वेरियस व्हीकल ऑनर विजिटिंग अ पेट्रोल पंप 80% व्हीकल ऑनर विजिट टू फिल पेट्रोल इन देयर व्हीकल एंड 60% व्हीकल ऑनर विजिट टू फिल एयर इन देयर व्हीकल्स। जो लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 80% ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं और 60% ऐसे लोग हैं जो खाली हवा भरवाने के लिए जाते हैं, सिर्फ एयर भरवाने के लिए जाते हैं, ऐसा दिया हुआ है ना। मतलब इसे इवेंट ए और बी हम लोग डायरेक्ट कहें ना, जो परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी लिखना सिंपल होता है। 80% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है 80/100। परसेंटेज को क्या लिखते हैं 80/100, 100 लिखा जाता है। या तो सिंपल कहो तो 0.80, 80 डिवाइड बाय 100 लिखो, मतलब क्या हो जाता है 0.80, वो डायरेक्ट उसमें आंसर लिख सकते हैं। मतलब इवेंट ए और बी आपको दिए हुए हैं, साथ में दिया हुआ है 50% व्हीकल ऑनर विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल इन देयर व्हीकल। 50% ऐसे लोग हैं दे आर विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल, एंड पेट्रोल, एंड मतलब क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं ना हम लोग, बताया था ना आगे, एंड मतलब इंटरसेक्शन कहा जाता है। ये इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है हमें, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आगे हम लोग 3 चीजें अलग अलग ढूंढते थे ना, इवेंट ए बी और इंटरसेक्शन, वो डायरेक्टली तीनों चीजें दी गई है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है और उसके ऊपर से नीचे ये 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड दी गई है, वो हमें फाइंड करनी है, बरोबर। तो देखो सबसे पहले तो जो जो वैल्यू दी गई है उसे पहले लिख देना, इवेंट ए और बी करके हम लोग लिख दें, जिसमें डायरेक्टली लिखें, डायरेक्ट आंसर है तो probability that a person fill petrol, भाई वो पेट्रोल भरवाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे पी ए कह दें हम लोग, पहले इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह दें ना, वो दिया हुआ 80% लोग पेट्रोल भरवाते हैं, तो पी ए उसे लिख सकते हैं 0.80, 80% 0.80। दूसरा इवेंट हम लोग कह दें कि probability that a person fill air, पूरा लिखना तो पूरा भी लिख सकते हो कि fill petrol in a petrol pump या fill air on petrol pump, पूरा लिखो या भले ऐसे लिखो कि भाई वो हवा भरवाने आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बी कहें और उसके कितने परसेंटेज दिए हुए हैं 60%, 60% मतलब 0.60, वो पी बी, बराबर। और साथ में लिख सकते हैं कि probability that a person fill petrol and air both, लिख सकते हैं ना, एयर और पेट्रोल दोनों भरवाने के लिए आ रहे हैं, तो एयर एंड पेट्रोल बोथ, बोथ मतलब क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन ना, एंड कहो या बोथ कहो, इंटरसेक्शन कहा जाता है ना। मतलब आपको ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई है, इंटरसेक्शन दिया हुआ ही है, कितने परसेंटेज है 50%, मतलब 0.50, बराबर, वो दिया हुआ है। ध्यान देना ये सेंटेंस लिखना, डायरेक्ट ए बी इंटरसेक्शन खाली इतनी वैल्यू मत लिखना, शॉर्ट सम एकदम नहीं करना है। फिर अब हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे जो 2 इवेंट दिए गए हैं, जैसे पहले में है कि इफ अ व्हीकल ओनर हैज कम टू फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल देन दैट व्हीकल ओनर विल फिल एयर इन हिज व्हीकल, कि अगर वो पेट्रोल भरवाने आ रहा है तो हवा भी भरवाएगा, बराबर ना। पहला इवेंट ये है ना कि इफ अ पर्सन fill petrol then he fill air, कि अगर वो पेट्रोल भरवा रहा है तो वो हवा भी भरवाएगा। तो इसमें इफ और देन वाला कंडीशन है, इफ और देन, तो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ना। अब खाली वही इसमें भी क्लियर करना है ना कि ए कंडीशन बी लिखें या बी कंडीशन ए लिखें, चीजें यही क्लियर करनी है आपको इसमें। तो देखो इसमें जो देन वाला सेंटेंस हो उसे लिखा करो, देन के बाद क्या दिया हुआ, ही फिल एयर, हवा भरवाना, तो एयर को आपने क्या सपोज किया, इवेंट ए या बी, बी सपोज किया ना एयर को, तो बी सपोज किया मतलब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बी कंडीशन ए, बरोबर ना। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, बी कंडीशन ए आएगा ना इसमें, और बी कंडीशन ए की फिर फॉर्मूला आती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए।
तो बी ए इंटरसेक्शन बी 0.50 और अपॉन पी ए, तो पी ए का आंसर 0.80 बराबर। 0.50 डिवाइड बाय 0.80 उसका आंसर यहाँ लिखा जाएगा ना, जो आंसर आएगा 0.625 0.625 ये इस प्रोबेबिलिटी का आंसर बराबर ना। उसी तरह से सेकंड भी पूछा हुआ है, तो अब सेकंड में है कि इफ अ व्हीकल ओनर हैज कम टू फिल एयर इन हिज व्हीकल देन दैट व्हीकल ओनर विल फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल। अब यहाँ है कि अगर वो हवा भरवाने आएगा तो वो पेट्रोल भी भरवाएगा बराबर। अगर वो हवा भरवाने आएगा तो वो पेट्रोल भी भरवाएगा, मतलब इफ अ पर्सन फिल एयर देन ही विल फिल पेट्रोल, कि अगर वो हवा भरवाने आए तो वो पेट्रोल भी भरवाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए? तो इसमें हमेशा पता है ना देन वाले सेंटेंस को लिखा कर, देन वाला सेंटेंस है ही विल फिल पेट्रोल, तो पेट्रोल को हमने क्या सपोज किया है, ए ना, मतलब इसमें लिखना होगा पहले ए कंडीशन बी लिखना होगा इसमें बरोबर। ए कंडीशन बी आएगा और ए कंडीशन बी की फिर फॉर्मूला वही पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, याद है ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.50 अपॉन पी बी उसकी वैल्यू 0.60, तो 50 डिवाइड बाय 60 करो कितना आएगा, कुछ आंसर आएगा 0.83333 रहेगा, तो 0.83 ये आंसर बरोबर। अब इसमें दोनों क्लियर हुए ना कि कब ए कंडीशन बी लेना है और कब बी कंडीशन ए लेना है, क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल माइंड। ये शॉर्ट सम डायरेक्ट वैल्यू दी गई थी तो उसके ऊपर से एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढी हमने। अब इसे भी अच्छी तरह से बुक में लिख लो। तो एक आखिरी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, वो भी इसी तरह से दिया हुआ है। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें कि 80% कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट एंड 50% कस्टमर होल्ड करंट अकाउंट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। कोई बैंक में 80% लोगों को सेविंग अकाउंट है और 50% को करंट अकाउंट है। इसे इवेंट ए और बी कह सकते हैं ना, कि सेविंग अकाउंट होना वो इवेंट ए, जो प्रोबेबिलिटी है 80% मतलब 0.80 वो इवेंट बी है। साथ में दिया हुआ है 90% ऑफ कस्टमर होल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। 90% को एटलीस्ट सेविंग या करंट अकाउंट है। एटलीस्ट मतलब क्या कहते हैं, आगे की एक्सरसाइज में ये वर्ड्स लिखवाए थे बेटा और ये वर्ड्स हमेशा याद रखना। एटलीस्ट मतलब यहाँ पर कहलाता है यूनियन, ये यूनियन दिया हुआ है। एटलीस्ट का मतलब या तो उसे सेविंग अकाउंट एक ही अकाउंट है या तो हो सकता है दोनों अकाउंट है उसके पास, ये यूनियन की वैल्यू है, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन दिया हुआ है। एग्जाम में इंटरसेक्शन लिख के मत चले आना। एटलीस्ट उनके पास एक अकाउंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है। देन इफ द अकाउंट होल्डर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बैंक होल्ड करंट अकाउंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही होल्ड सेविंग अकाउंट। अब उसके बाद इफ और देन वाला सेंटेंस दिया हुआ है ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेकिन पहले जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू तो लिख लें। मतलब सबसे पहले तो चलो ए प्रोबेबिलिटी ए के लिए कहें, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग सेविंग अकाउंट, पर्सन हैविंग सेविंग अकाउंट, उसे हम लोग पी ए कहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 80% कस्टमर, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0.80 जिनके पास सेविंग अकाउंट है। दूसरे इवेंट के लिए लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग करंट अकाउंट, पर्सन के पास करंट अकाउंट है वो पी बी कहेंगे, पी बी, और उसका आंसर कितना है 50%। 50% मतलब 0.50 कि उनके पास करंट अकाउंट है। तीसरा जो लिखा जाएगा जिसमें कहेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द अकाउंट, एटलीस्ट कम से कम एक अकाउंट है, हो सकता है एक है हो सकता है दोनों हो, मतलब ये दिया हुआ है आपको यूनियन पी ए यूनियन बी दिया हुआ है आपको 0 पॉइंट कितने परसेंटेज है उसमें 90%, 0.90 यूनियन है। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, लेकिन जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं तो उसके लिए तो पहले इंटरसेक्शन चाहिए ना, उसकी फार्मूला में तो इंटरसेक्शन आता है, यूनियन की तो उसमें जरूरी नहीं है जो हमने फार्मूला देखी।
तो पहले क्या करना होगा, यूनियन पर से ढूंढना होगा हमें इंटरसेक्शन, यूनियन पर से इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। और उसके लिए आगे की एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताई थी कि अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो पहले एक सेंटेंस लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग बोथ, इंटरसेक्शन के लिए क्या सेंटेंस लिखते हैं, बोथ ना, बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट, कि उसके पास दोनों अकाउंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, ये इंटरसेक्शन। तो अगर हमें इंटरसेक्शन ढूंढना है ए इंटरसेक्शन बी, तो उसके लिए फॉर्मूला पहले आती थी कि पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला आगे की एक्सरसाइज में लिखवाई थी ना हमने कि पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन के लिए, और ये तीनों चीजें आपको दी गई है। पी ए प्लस पी बी मतलब 0.80, पी ए प्लस पी बी 0.50 माइनस ए यूनियन बी 0.90, बराबर। जिनका अगर प्लस माइनस करें तो 8 और 5 13, 13 माइनस 9 4, 4 हुआ मतलब 0.40, ठीक है, 0.40 ये इंटरसेक्शन मिला। अब इस इंटरसेक्शन के बेस पर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग लिखें ना, तो क्या दिया हुआ है इसमें कि इफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बैंक होल्ड करंट अकाउंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही होल्ड सेविंग अकाउंट। मतलब सेंटेंस ऐसे है कि इफ अ पर्सन हैविंग करंट अकाउंट, then he is having saving account, कि अगर उसके पास करंट अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट भी होगा। तो क्या कहें इसे, ए कंडीशन बी या बी कंडीशन ए कहें? तो जैसे मैंने बताया देन वाला जो सेंटेंस हो उसे मानेंगे। देन वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ही हैविंग सेविंग अकाउंट, प्रोबेबिलिटी उसकी ढूंढनी है ना सेविंग अकाउंट की, और सेविंग अकाउंट को क्या माना हमने, ए या बी, ए माना है ना, तो ए माना है मतलब उसमें लिखा जाएगा ए कंडीशन बी। सेविंग अकाउंट के लिए क्या कहेंगे, ए कंडीशन बी, और ए कंडीशन बी का आंसर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बरोबर ना। ए कंडीशन बी में ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो जहां ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी मिली हमें, ये मिली ना 0.40 मिली ना जो हमने फाइंड किया, 0.40 अपॉन पी बी, तो पी बी का आंसर 0.50, तो 0.40 डिवाइड बाय 0.50 करें तो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 0.8, 0.8, 5 8 40, तो ये आंसर मिलेगा ना 0.8, ये फाइनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर, बरोबर। अब समझ में आ रहा है ना, 4 सम हमने क्लियर किए तो ध्यान आ रहा है ना कैसे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो अब इन सम को माइंड में रखना, ये जो चारों सम किए इसे अच्छी तरह से लिखो, ये रूल्स ये फॉर्मूलाज माइंड में रखो। अब फिर जो उसके बाद इस एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।